हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडवर्ड। हम सॉल्व कर रहे थे केमिस्ट्री सेक्शन मास्टर केडर 3704 का 40 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करते हैं इसके रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद इथेनोलिक पोटाशियम साइनाइड। तो इथेनोलिक पोटाशियम साइनाइड है जो KCN, इसके साथ जो रिएक्ट कर सकता है इनमें जो रिएक्ट करता है वो बताना है। जैसे इन्होंने ऑप्शन दिए बेंजोइक एसिड, एसिड दिया है, एस्टर दिया है, इस तरह बेंजोफिनोन कीटोन दे रखा है, एक एल्डिहाइड दे रखा है। तो जिस भी पर्सन ने एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ा हुआ उसकी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन पड़ी हुई है। बेंजोइन कंडेंसेशन जैसे ये दे रखे हैं मैंने। ओके, तो इसमें आपको पता होगा ये वाली रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म मैंने करवा रखा है, अलग से वीडियो अपलोड की हुई है उसकी, आप देख सकते हो चैनल पे, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड्स जो होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, ओके, वो हमेशा KCN के साथ रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है बेंजोइन। तो ये एक एग्जांपल पड़ी है कि एल्डी बेंजल्डिहाइड होता है वो KCN के साथ रिएक्ट करता है जैसे कि बेंजोइन कंडेंसेशन में करता है। तो इसका एक ही आंसर था, दैट इज डी, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है KCN के साथ। और अगर आप बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ बेस सायानाइड ही यूज होता है, इसके बिना और कोई भी बेस यूज नहीं होता है। सो KCN रिएक्ट्स ओनली विद बेंजल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट, बेकेलाइट इज अ फॉर्म obtained फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विद। तो ये क्वेश्चन सेकंड और थर्ड टाइम आ चुका है। पहले उसने ये पूछा था, यही वाला क्वेश्चन, उसमें उसने प्रोडक्ट पूछा था कि क्या बनेगा, बेकेलाइट बनेगा, उसका आंसर था बेकेलाइट। तो इस बार उसने रिएक्टेंट दे दिया हुआ एक, और दूसरा पूछ लिया कौन सा होता है, और दूसरा कौन सा होता है रिएक्टेंट बेकेलाइट की फॉर्मेशन के लिए, इस पॉलीमर को बनाने के लिए एक फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। इसको और क्या बोला जाता है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट को और क्या बोला जाता है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो उसने जो पिछली बार क्वेश्चन दिया था, शायद मास्टर कैडर 4161 में है, उसमें उसने पूछा था कि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो बनता है उसका नेम क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर था बेकेलाइट। तो इस टाइम उसने क्या पूछा हुआ है, इससे इसका एक रिएक्टेंट दे दिया, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है वो पूछा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है डी, करेक्ट। Next is the accumulation of which of the following molecules in the muscles occurs as a result of vigorous exercise। तो अगर vigorous exercise होती है तो उसकी वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड accumulate हो जाता है, और इसका रीजन है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेक दिस हीट ऑफ हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय इट। तो इसमें क्या है, कोई इंजन है, उन्होंने बोला है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया था, और वो ऑपरेट करता है, तो उस ऑपरेट करने के लिए जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या वो उसकी वैल्यू क्या है, हीट की 453.6 किलो कैलोरी। क्लियर। इसके बाद जो इंजन, जो उसका रेजर्वेयर है जो लो टेम्परेचर के ऊपर, और ये वाला है टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजर्वेयर, ये है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजर्वेयर। ओके, तो ये है T2 100 डिग्री सेल्सियस, ये है T1 0 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा 373 केल्विन, दिस विल बी 273 केल्विन। क्लियर। उसके बाद हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन। तो यूजफुल वर्क जो कैलकुलेट होता है वो होता है Q इंटू T2 माइनस T1 ओवर T2। इसके लिए जो Q दे रखी है, आपको आंसर किस में बोला है उसने, किलो जूल में। क्लियर। तो आपको जो हीट दे रखी है वो है कैलोरी में, तो आप क्या करोगे, 1 किलो कैलोरी जो होती है वो होती है 4.18 किलो जूल। तो आप क्या करोगे, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 4.18 के साथ। आपका जो भी आंसर आएगा, लेट से जो भी आपका आंसर आया x, ठीक है, वो आप यहाँ फिल कर दोगे Q की जगह पे,
इंटू T2 क्या है आपका 373 माइनस 273/373। तो ऊपर तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में आएगा, नीचे भी केल्विन में आएगा, तो केल्विन और केल्विन यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका आंसर जो आएगा फाइनल वो आएगा, जो भी आपका वाई लेट से आंसर आएगा वो आएगा किलो जूल। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 508.8 किलो जूल। इसको आप बस इस यहाँ से वैल्यू निकालना, ओके, क्यू की किलो जूल में कन्वर्ट कर देना और यहाँ पे फिल कर देनी है, और टेम्परेचर आपको दे रखा है, बस इसमें जस्ट वैल्यूज फिल करनी है और आपके आंसर आ जाएगा फाइनल यूजफुल वर्क। तो यूजफुल वर्क जो इसमें करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 408.8 किलो जूल, दैट इज डी। नेक्स्ट देखो, बी में क्या दे रखा है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो while irreversible process speeds at a measurable speed। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो होती है, ओके, ये तो सही बात है, बट while the irreversible process proceeds at a measurable speed, इस ऑप्शन के अंदर जो उसने ये वाला दे रखा है इतना सेंटेंस, irreversible process proceeds at a measurable speed, ओके, तो ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है, ये वाला इतनी स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी, उसी अगर इरिवर्सिबल है तो तभी ही वो प्रोसीड करेगी मेजरेबल स्पीड पे, और रिवर्सिबल को मेजर नहीं कर सकते, मेजरेबल स्पीड पे प्रोसीड नहीं करती, ऐसा नहीं है। स्पीड का रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस से कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए वो अल्टीमेटली हम देखें ओवरऑल अगर, तो बी है जो हमारा उसका आधा करेक्ट है आधा फॉल्स है, तो इसमें ओवरऑल जो फॉल्स स्टेटमेंट आएगी वो बी आएगी, ओके, तो इसमें जो बी है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। Next, if 0.1 molar solution of glucose and 0.1 molar solution of urea are placed on two sides of semi-permeable membrane to equal heights, then it will be correct too। तो हमने एक क्वेश्चन पहले भी ओस्मोसिस से आ रखा था, ये क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले करा है मास्टर कैडर 6060, उसके अंदर भी ओस्मोसिस से क्वेश्चन था, तो उसका आंसर भी यही था। उसमें क्या हमने कहा था कि जो ऑस्मोसिस किसके साथ डील करती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं सेमी परमिएबल के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके, तो इसमें देखो एक साइड उन्होंने ग्लूकोज रख दिया, एक साइड उन्होंने क्या ले लिया, ये बीच में लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक साइड ले लिया यूरिया। क्लियर? अब जो भी उनका मोलर मास है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, मोलर मास से उसने हमने ओवरऑल देखना है, ओके, तो ये भी 0.1 मोलर का सोल्यूशन है, ये भी 0.1 मोलर का है। अब जितना भी बनाया इसमें भी सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में जाएगा, मोलैरिटी, ओके, इसमें भी इक्वल मोलर जाएगा 1 लीटर में, ओके, सपोज करो, तो ये भी 1 लीटर में बनेगा, क्योंकि दोनों की मोलैरिटी सेम है, 0.1 मोलर 0.1 मोलर। तो हमने सिर्फ ऑस्मोसिस है जो ना बच्चे, वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ डील करती है, तो इसमें भी सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में डला था, इसमें भी सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में डला था। अगर दोनों साइड ही कंसंट्रेशन ही सेम है सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट को हम कैसे जज कर सकते हैं कि एक साइड हायर है एक साइड लोअर है? तो अगर दोनों साइड कंसंट्रेशन ही सेम है तो ऑस्मोसिस क्या होती है, movement of solvent molecules from higher concentration to lower concentration। but इसमें अगर concentration is same है, then there will be no net movement across the membrane, so इसका correct answer रहेगा C। next, a 0.5% aqueous potassium chloride solution freezes at this degree Celsius। KF दे रखा है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर, वाट हाउ फैक्टर निकालना है। अब तक हमने केमिस्ट्री सेक्शन जो सॉल्व करा है 4161 का एंड 6060 का, उन दोनों में ही वो एटलीस्ट एक 4161 में से उसने एक क्वेश्चन पूछा था सोल्यूशन चैप्टर से, एंड 606 में से उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और इस वाले में भी यही क्वेश्चन आ गया है वापिस से वाट हाउ फैक्टर का। तो इट मीन सोल्यूशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार न्यूमेरिकल आता ही है, एक या दो न्यूमेरिकल इसमें से आते ही हैं,
और आ भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रहे, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहां भी कराया था हमने, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। और ये भी सिमिलर ही है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो हमने देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, वो क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू के फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दैट इज के, आई है हमारा वांट ऑफ फैक्टर, क्लियर, एम है हमारी मोलैलिटी, और ये है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ओके, जिससे हमें फ्रीजिंग डिप्रेशन मिला है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो देखो हमारा कोई भी सिस्टम अगर फ्रीज कर रहा था, ओके, अगर वाटर फ्रीज कर रहा था पहले 0 पे, अब वो कर रहा है -0.25 24 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है ना। अब इसके अंदर देखो जो चेंज आएगा, इसको ये आपका था कोई T1 टेम्परेचर, ये आपका ये नेगेटिव का तो मतलब ये है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अल्टीमेटली हमने आपको तो यही देखना है, इसको सिंपल कन्वर्ट करो, केल्विन में ये आएगा 273 केल्विन, और ये वाला ऐड कर दो, इसमें भी 273, क्या आ जाएगा 273.24, ओके। तो अब इनका जो डेल्टा टी निकालना है वो क्या आएगा, T2 - T1, इस माइनस के से साथ कंफ्यूज मत होना बच्चे, ये सिर्फ डिप्रेशन के लिए बता रखा है, ओके। तो अब अब T2 - T1 कर दो, वो क्या आ जाएगा 0.24 केल्विन, क्लियर। तो डेल्टा टी की हमने वैल्यू निकाल ली, के एफ की वैल्यू उसने दे रखी है, और उसने बोला है कि पहले वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर फ्रीज करता था वाटर, तो अब क्या है उसका, अगर पोटाशियम क्लोराइड डाल दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाता है, -0.24 हो जाता है। तो अब उसमें पोटाशियम क्लोराइड डाला है, अब हमने मेन देखना है वो है हमारी मोलैलिटी। हमने आई निकालना है, के एफ गिवन है, डेल्टा टी हमने निकाल लिया, अब हमने मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो क्या होता है, जितना मास होता है जो हम डालते हैं ऊपर से, लाइक KCl ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl मल्टीप्लाई 1000 ओवर मास ऑफ वाटर, क्लियर। तो अब देखो ये 0.5% का एक्वस पोटाशियम क्लोराइड है, इट मीन्स दैट इसमें 0.5 ग्राम क्या है पोटाशियम क्लोराइड एंड 99.5 ग्राम क्या है वाटर, क्लियर। तभी तो टोटल 100 ग्राम बनेगा ना, ये 0.5% का है ना बच्चे, 0.5% का मतलब 0.5 ग्राम इसमें KCl है, 99.5 ग्राम इसमें वाटर है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, KCl का मास कितना दे रखा है 0.5 ग्राम, इसमें से निकाल लोगे। मोलर मास जो होता है आप कैलकुलेट कर लेना, KCl का वो होता है 74.5, शायद इतना ही होता है, आप चेक कर लेना, ओके। इसको बाद 1000 ओवर मास, वाटर का मास कितना है 99.5, तो इसको सॉल्व कर लेना, क्लियर। ये आपकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगा ये आएगा मास, ठीक है। अब यही वैल्यू हमने फिल करनी है यहाँ पे, आई की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। एम की वैल्यू फिल कर दो, क्या आ गई 0.5, 74.5 मल्टीप्लाई 1000, 99.5, के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86, एंड डेल्टा टी आपने कितना निकाला है 0.24 केल्विन। अब जस्ट आपने सॉल्व करना है इसको, और आई की वैल्यू निकलेगी आपकी, इसमें से जो आप कैलकुलेट कर लो, आई की वैल्यू आ जाएगी 1.92, ये है आपका वांट ऑफ फैक्टर, क्लियर। तो इसका बस जस्ट सॉल्व ही करना है आपने, इसमें और कुछ चेंज नहीं करना है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट व्हेन KClO3 इज हीटेड इट डिकम्पोज टू दिस एंड दिस। तो हम रिएक्शन को भी बैलेंस नहीं करते हैं, सिंपल क्या है, जब कहते हैं इसको हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज करता है पोटाशियम क्लोराइड में एंड ऑक्सीजन में। अगर यहाँ पर MnO2 डालते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, तो क्या रोल होगा MnO2 का, तो MnO2 डिकम्पोजेस टू गिव O2, ऐसा नहीं है। MnO2 रिएक्शन को फास्ट कैसे करेगी, या तो इसकी डिसोसिएशन फास्ट कर दे, अगर वो
वो खुद ही टूट के ऑक्सीजन देने लग गई तो इसकी डिसोसिएशन स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसने भी तो ब्रेक होके O2 देना है। तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लियर। दूसरा है MnO2 एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, ये सही हो सकता है। ओके, MnO2 हीट प्रोवाइड करता है ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। C and D यही करेक्ट आंसर है इसका। अगर कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है MnO2 डालने के ऊपर, कुछ भी और चेंज नहीं हो रहा, बस रिएक्शन फास्ट हो रही है, इट मीन उसने क्या किया है, उस रिएक्शन का एनर्जी बैरियर लो कर दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर दी है उसकी। तो ओवरऑल ये एक्ट कर रहा है एज ए कैटालिस्ट, सो MnO2 एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट, बी ही इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द रिवर्सिबल रिएक्शन? क्लियर। तो कौन सी रिएक्शन करेक्ट है? डिक्रीज, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटालिस्ट डाल दिया जाए तो कैटालिस्ट क्या करेगा? डिक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो रिवर्सिबल है तो ऑब्वियस इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी है। तो वो सिर्फ कैटालिस्ट क्या कहते हैं कि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा, या इंक्रीज करेगा सिर्फ फॉरवर्ड का, या इंक्रीज करेगा रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों का, विच इज। सो देखो इसमें क्या है, अगर कैटालिस्ट है तो उसको ये मैटर नहीं करता है रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। क्लियर। वो क्या करेगा, जो भी आपका पहले एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा चाहिए होगी इन दी एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, अब क्या होगा, अगर सपोज करो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, वट एवर, सो अगर आपने कैटालिस्ट डाल दिया तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वली। ओके। तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा दोनों के लिए ही, फॉरवर्ड के लिए भी डिक्रीज करेगा एंड बैकवर्ड के लिए भी डिक्रीज करेगा। तो रिएक्शन रेट दोनों का इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड का भी एंड बैकवर्ड का भी। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बोथ। क्लियर। Next question, the rate law for a given reaction substrate A and B is given this: on doubling the concentration of A and halving the concentration of B, रेशो बतानी है न्यू रेट जो आएगा उसकी टू अर्लियर रेट इसकी। तो ये पहले अर्लियर रेट है जो उसको R1 का ले लेते हैं, ये है KANBM। क्लियर। अब जो न्यू रेट आएगा वो कहते हैं अगर उसका उसमें क्या कर देते हैं, ए की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, इट मीन 2A⁴ बी की कंसंट्रेशन हाफ कर देते हैं, तो ये जो स्केयर ब्रैकेट में ये कंसंट्रेशन ही होती है ना, बी की हाफ कर दी। अब उन्होंने बोला जो न्यू रेट आएगा दैट इज, ये हमारा न्यू रेट है ना, और ये हमारा अर्लियर है, तो उसकी रेशो बतानी है, न्यू रेट टू अर्लियर रेट। ओके, तो R2/R1 निकालना है, तो अगर ये ऊपर आ जाएगा, अब इसमें से देखो के तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये टू कॉमन, ये टू क्या है, 2 की पावर n हम साइड पे निकाल लेंगे an, और b 1/2 m है तो उसको भी अलग से ले लिया जाएगा, ये आ गया bm, और नीचे भी अलग से दे रखा था an एंड bm, तो an एंड बी पर एन एम ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 2 पर n/2 पर m। तो m नीचे पॉजिटिव है तो हम ऊपर भी लेके आ सकते हैं नेगेटिव में। तो अगर अगर हमारे पास बेस सेम है, सपोज करो a पर n है, a पावर m है, दोनों के बेस सेम है तो ऊपर की पावर्स ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली 2 दोनों का बेस सेम है तो क्या आ जाएगा, ऊपर की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा आंसर, n-m, 2 पर n-m, दैट इज टी। ओके। तो ओके बच्चे, हमने ये 3704 का केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट कर लिया। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे कवर कर लिए हैं। 5 वीडियोस बनी टोटल, सारी की सारी अपलोड हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। पिछली जो वीडियोस हैं सारे, जो भी प्रीवियस ईयर मास्टर कैडर का सेक्शन सॉल्व करा केमिस्ट्री हमने, उसकी वीडियोस मैंने अपलोड तो की ही हुई है। चलो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। इसके बिना एल्डिहाइड कीटोन्स के जो भी रिएक्शंस है जिससे ये क्वेश्चंस आए हैं, जैसे बेंजोइन कंडेंसेशन, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कि इसके बिना हम अब करेंगे स्टार्ट, जो एक है 3582 है, मे बी मास्टर कैडर जो पहले आ रखा है। ओके, तो उसका जो केमिस्ट्री सेक्शन है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अब वो वाली सीरीज आएगी, उसकी वीडियोस अपलोड करूंगी। ओके, तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो। अगर कुछ फीडबैक देनी, कोई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर कोई भी डाउट है। ओके, ऑल दी बेस्ट।
एंड अगर आपको समझ आ रहा है अब तक बने हुए हो तो ऑब्वियस चैनल तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बच्चे, थैंक यू।